क्या लिखा है, त्रिभुज के अंतः कोण के योग गुण, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और दूसरा चीज क्या लिखा दिख रहा है, त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण। यही दो चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, तो इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो मैं कोई भी अगर त्रिभुज बना दूं, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर तीनों कोण जो आपको दिख रहे हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अगर मैं आपसे पूछूं कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इनका योग कितना होगा? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, तीनों कोणों का योग कितना होगा। अरमान, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा हेमलता, आप एक बार अपना आंसर चेक करोगे, ठीक है? तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। आप सभी को पता है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। और क्या पढ़ाया गया था, एक चीज और आपको बाह्य कोण पहचानने के लिए मैंने सिखाया था, कि अगर कोई भी त्रिभुज इस तरीके से आप बनाओगे तो बाह्य कोण कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि यहाँ पर अगर इस तरीके से आप बाहर वाला कोण बनाओगे तो इसे बाह्य कोण नहीं कहेंगे। त्रिभुज में इसे बाह्य कोण नहीं कहते, इसे कहते हैं, कोई भी भुजा को मैं एक तरफ बढ़ा दूं इस तरीके से, तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो कोण आपको बनता हुआ दिख रहा है, इस वाले कोण को क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। और इसे मैं अगर नाम x दे दूं तो इसका योग कितने के बराबर होता है, अगर इस कोण का मान कितने के बराबर होता है, तो ये बताया गया था कि इसके साथ जो अंदर का कोण लगा हुआ है, जिसे मैं अभी हरे कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, इस वाले कोण को आपको छोड़ देना है। इसको छोड़कर बाकी जो भी कोण आपको दिख रहे हैं, एक कोण ये वाला, एक ये वाला, कोण ए और कोण बी, हम क्या लिख सकते हैं, कोण एक्स का जो मान होगा कोण ए और बी के योग के बराबर होगा। यही चीज पढ़ाया गया था कि इस वाले बाहर वाले कोण के मान कितना होता है, इस वाले कोण और इस वाले को आप जोड़ दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, है ना। ये पढ़ाया गया था कि नहीं, इतना चीज याद है या नहीं सभी को, यस या नो, वाई या एन लिखकर बताएंगे। चलिए, ये सारी बात आप सभी को याद है, तो क्या करते हैं, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन करेंगे। कैसा क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन, मतलब पिछले क्लास पे आधारित होगा। और इसका आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में करोगे, चैट में कोई नहीं करेगा, चैट को मैं अभी बंद कर दूंगा। तो अभी एक, हाँ पोल में करेंगे, वेरी गुड। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जाएं और पोल सेक्शन में करेंगे इसका आंसर। चैट में अभी कोई कुछ लिख नहीं पाओगे, क्योंकि चैट को मैंने अभी बंद किया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। तो देखें कि अगर किसी त्रिभुज में तीनों ही कोण अगर बराबर है तो सभी कोण के मान कितने होंगे। बस यही आपसे पूछा जा रहा है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, जो बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनको थोड़ा पहले ज्वाइन होना है, 5:30 बजे क्लास आपको ज्वाइन कर लेना है। माधव शर्मा के नाम से जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं उन्हें बोल रहा हूँ। आपको क्लास हमेशा 5:30 बजे ज्वाइन कर लेना है। हेलो हाँ बोलिए। सर। क्या? आपको क्लास टाइम पर आना है, 5:30 बजे। सर हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही तब। क्यों नहीं ज्वाइन हो रही थी? सर पता नहीं, एक बार किया उस हुई नहीं। और सर फिर कुछ हुआ ही नहीं सर, दोबारा फिर हटाया तो उसके बाद ज्वाइन की, अब हुई है। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से आप ट्राई करोगे कि पहले ज्वाइन करना है ना। सर ये पोल सर सेक्शन वो तो कहाँ मिलेगा? 5:30 बजे तो हम सर डेली आ जाते हैं। अच्छा चलिए, अभी जिसके भी पोल नहीं आ रहे तो अभी कुछ देर आप वेट करोगे, जैसे ही क्वेश्चन एंड करूंगा फिर आप चैट में लिख देना, ठीक है। ठीक है, जिनको भी पोल के बारे में नहीं पता, अपना माइक तो सभी लोग बंद कर दें। चलिए, अब मैं पोल को एंड करूंगा, बस 5 सेकंड में पोल को एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब चैट ओपन है ना। तो अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट में आंसर कर दो, मैं चैट देख रहा हूँ।
अगर पोल में आंसर नहीं किया तो चैट में आंसर कर दो। चलिए अब देखें इस क्वेश्चन को। तो अगर यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी त्रिभुज में तीनों ही कोण बराबर मान के हैं, तो सभी कोण के मान कितने होंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया। या देखो, अगर ये क्वेश्चन मुझे मेरे एग्जाम में मिलेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? इसे मैंने नाम दे दिया त्रिभुज एबीसी। अब हमें पता है तीनों ही कोण के मान बराबर है, तो तीनों ही को एक्स लिख दिया, है ना, तीनों ही को एक्स लिख दिया। अब हम क्या कह सकते हैं कि इस त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़ दें तो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है। अब कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों ही के मान मुझे पता है x डिग्री है ना, तीनों ही के मान बराबर है x के बराबर। तो हमने तीनों ही के जगह पर x लिख दिया, है ना, 180 डिग्री। अब x x x को आप 3 बार जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? या तो आप बीजगणित में पढ़ते हो 3x, है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3x बराबर 180 डिग्री। तो यहां से x का मान आपको मिल जाएगा 180/3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? तो तीनों ही कोण के मान कितने होंगे? कोण ए का मान भी 60 डिग्री होगा, कोण बी का भी मान 60 डिग्री होगा और कोण सी का भी मान 60 डिग्री होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए ये समझ, हाँ ये सभी को समझ में आ गया। वेरी गुड। अच्छा, ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा? यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? हाँ बिल्कुल, अरमान का आंसर आ चुका है, बाकी सभी बच्चे बताएंगे ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर तीनों ही कोण 60 डिग्री के हैं तो हम कह सकते हैं तीनों ही कोण बराबर है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तीनों ही कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी बराबर होगी, और तीनों भुजा बराबर है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यह त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज होगा, है ना, इक्विलेटरल त्रिभुज होगा। बिल्कुल सही, इंग्लिश में इक्विलेटरल बोलते हैं। सर मैं सही आंसर बताया था। अच्छा नितिन, आप बोल रहे हो न्यून कोण त्रिभुज होगा, तो बिल्कुल सही, यह भी आंसर सही है कि यह न्यून कोण त्रिभुज भी होगा, क्योंकि तीनों ही कोण न्यून कोण है ना। तो यह न्यून कोण भी होगा और समबाहु भी होगा, दोनों ही चीज कह सकते हैं, दोनों ही आंसर सही था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते सर हैं। मैं सही आंसर बताया था। कोई बच्चा है जो अपना माइक ऑन रखा है, आपको कुछ बोलना है क्या? माइक कोई ऑन नहीं करेगा। हाँ, तो आज की हम अपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले पाइथागोरस थ्योरम, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपके क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है ही, 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आगे आप जाओगे तो 11th 12th में भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? यह एक बस एक नियम है, क्या है? एक रूल है। और इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय क्यों पड़ा? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन कह लो, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने ही ये नियम बताया, तो उनके नाम पर ही इस पाइथागोरस थ्योरम का नाम रख दिया गया, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो बस उनका नाम पर इस थ्योरम का नाम रख दिया गया। तो पाइथागोरस ने क्या बताया? सबसे पहले इसने यही बताया कि ये जो मेरा नियम है, ठीक है। अच्छा प्रवेश, आप लास्ट में रुकोगे, फिर से मैं उस क्वेश्चन को दिखा दूंगा, अभी के लिए आप जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ध्यान से सुनिए। पाइथागोरस का जो नियम था, यह नियम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगेगा। ठीक है, इसने बोला कि यह जो नियम है, जो भी नियम होगा वह समकोण त्रिभुज के लिए होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा, बाकी कोई त्रिभुज में लागू नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगेगा? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर कोई त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, चलिए अब अगर समकोण त्रिभुज में यह नियम लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें 3 भुजाएं होंगी, है ना, आपको पता है। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज जा रही होगी, सभी लोग बताएंगे मेरी आवाज जा रही है या नहीं। अगर आवाज नहीं जा रही तो आप एक बार लेफ्ट करेंगे और जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है, आवाज नहीं जाती है तो मुझे पता चल जाता है। ठीक है, जिसे भी नहीं आ रही है एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लेंगे।
चलिए, तो कोई भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है, यहां पर आप देखोगे ये वाला 90 डिग्री है कोण बी, तो इसके सामने कौन सा भुजा दिख रहा है? भुजा एसी दिख रहा है या नहीं? भुजा एसी। तो भुजा एसी को हम क्या कहेंगे? कर्ण बोलेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसे कर्ण बोलेंगे। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये समझ में आ गया। कर्ण के बारे में दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि उस त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। ये दो चीज समझ में आया या नहीं आया? पहला क्या? मैं दो कर मैं कौन है आंधी सर आवाज? अमन अपना माइक आप बंद रखो। कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करेगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है इससे। दो चीज आपको ध्यान रखना है कर्ण के बारे में। पहला, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे, कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है? दूसरा, कर्ण किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है? उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, ठीक? कर्ण छोड़कर बाकी जो दो भुजाएं हैं उसे आप क्या बोलोगे? कर्ण को छोड़कर जो बाकी दो भुजाएं हैं, जो यहां पर हमें दिख रहा है, एक भुजा ए बी और दूसरा भुजा बी सी, तो इन दोनों भुजा को आप क्या बोलोगे? इन दोनों भुजा को हम लोग लंब और आधार बोलते हैं। तो किसी को भी आप लंब और किसी को भी आप आधार बोल सकते हो, ठीक है? तो यहां पर जो भुजा हमें नीचे की तरफ दिख रही है इसे हम आधार बोल दे रहे हैं, है ना? और इसे हम लंब बोल दे रहे हैं, जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहां पर हमें ए बी क्या दिख रहा है? ए बी लंब यानी परपेंडिकुलर, और बी सी आधार यानी बेस, ठीक है? और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक? अब ये ध्यान रखिएगा, हाइपोटेन्यूज को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। परपेंडिकुलर जो लंब है उसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और आधार जो बेस है उसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। हिमांशु, हिमांशु के नाम से जो बच्चे, अपना माइक आप बंद कर दे। तो तीन चीज आपको ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण, लंब और आधार। तो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। लंब को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आधार को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कर्ण को एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये याद हुआ या नहीं? लंब को पी से, आधार को बी से, और कर्ण को एच से, ठीक है? ये याद हो गया होगा। अच्छा, क्या हमेशा ये फिक्स है कि नीचे वाले को ही आधार बोलेंगे? अगर मैं इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना दूं, तो इसमें आप ये मुझे बताओ, कर्ण कौन सा है? जल्दी से बताएंगे, कर्ण कौन सा है? कौन सी भुजा को आप कर्ण बोलोगे? ध्यान से देखिएगा, यह 90 डिग्री आपको दिख रहा है यहां पर, है ना? ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है क्यू आर, क्यू आर को हम कर्ण बोलेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, क्यू आर को कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको कर्ण पहचानना है, ठीक है? किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे पहले आप क्या करोगे? कर्ण पहचानोगे। और कर्ण क्या होगा? कर्ण जब भी आपके दिमाग में चलना चाहिए, कर्ण क्या है? उस त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा है, ठीक है? अब इसे तो मैंने बोल दिया कि यह कर्ण है, यह तो कर्ण है। अब हम आधार किसे बोले? यहां पर कोई भी भुजा नीचे की तरफ हमें नहीं दिख रहा, तो आप किसी को भी आधार बोल सकते हो, किसी को भी आप लंब बोल सकते हो। तो मैंने पी आर को लंब बोल दिया और इसे आधार बोल दिया, ठीक है? यानी इसे मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा, इसे बी से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसे एच से रिप्रेजेंट करूंगा। इतना समझ में आया या नहीं? वाई आया? इसमें कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे।
तो क्या क्या चीज बताई गई? सबसे पहले समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण पहचानना है, हाइपोटेन्यूज को पहचानोगे, 90 डिग्री के सामने देखोगे कौन सी भुजा है वो कर्ण हो जाएगा। उसको छोड़कर बाकी जो भी दो भुजा है उसे में किसी को आप आधार बोल दो, किसी को भी आप लंब बोल दो। ठीक है, क्लास 10th में जब आप 10th में जाओगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे कि किसे लंब कहते हैं, किसे आधार कहते हैं। चलिए, अगर ये समझ लिए तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो यहां पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या लिखा है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, वर्ग का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपसे पूछूं 5 का वर्ग कितना होता है तो क्या बोलोगे? 5 का वर्ग कितना होता है? वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? ऐसे आप लिखोगे, 5 का वर्ग यानी 25, है ना? तो एक चीज ध्यान रखना, आप लोग क्लास 9th में हो तो 1 से 20 तक तो आपको वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से 25 तक याद कर लो तो आपकी सारी काम हो जाएगी। 1 से 25 तक आपको याद होना चाहिए। 1 से 25 तक जितने भी नंबर है सभी के वर्ग आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 22 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, तो किसी को याद है क्या? आप बताएंगे 22 का वर्ग कितना होता है? ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि 484 होता है ना? तो आपको 1 से 25 तक याद रखना है, और 1 से 20 तक तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, 444 नहीं होगा, 484 होगा, 484, 22 का। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाँ बिल्कुल, अब ध्यान दें, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज बनाया गया, इसका नाम है एबीसी। ध्यान से सुनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ा रहा हूं। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो हमें दिख रहा है इसे हम कर्ण बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर लिखा है कर्ण का वर्ग, यानी मैंने लिख दिया कर्ण का वर्ग। यह किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। यानी अन्य दो भुजा का आपका नाम क्या है? एक भुजा को आप बोल रहे हो लंब, और एक भुजा को आप बोल रहे हो आधार, है ना? तो हम कह सकते हैं लंब को आप स्क्वायर कर दो और आधार को भी आप स्क्वायर कर दो, यानी वर्ग कर दो और जोड़ दो। तो यह जो संबंध आपको दिखा तीनों भुजाओं में, कर्ण, लंब और आधार में, यही पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, इसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय बोलेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? इसको आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, ये आपको यहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा। इसे आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो, इसे अपने कॉपी में नोट कर ले, ये जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले ले। इसे हम लोग और भी डिटेल में भी अभी समझेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको आप बार बार आपको लिखना है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, बार बार इसे लिखो तो इसको आपको याद हो जाएगा, है ना? मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आपको याद रखना है। चलिए, तो इस त्रिभुज में हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? कर्ण कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, कर्ण या हाइपोटेन्यूज कौन सा है? एसी। तो हम लिख सकते हैं एसी का जो वर्ग होगा वो बेस यानी आधार, आधार कौन सा है? बीसी, है ना? तो हम लिखेंगे बीसी का स्क्वायर प्लस लंब यानी ए बी का स्क्वायर। तो यह भी आपको लिखने आना चाहिए। ये समझ में आया या नहीं सभी को? वाई या एन? ये समझ में आया या नहीं? तो यह जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है अभी यहां पर लिखा हुआ, इस फॉर्मूला को आप सभी लोग नोट कर ले।
ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एक और उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, जो भी बच्चे नो बोल रहे हैं एक बार और समझेंगे ध्यान से। यहां पर एक त्रिभुज बनाया गया PQR, ठीक है। इस वाले को मैंने बोला यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हमें ये पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्द का जो वर्ग होगा वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। यह पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, यह रूल है, नियम है। कर्ण, आधार और लंब में रिलेशन है। कर्ण कौन सा है, तो हम कहेंगे कर्ण हमारा QR है। क्यों, क्योंकि यह 90 डिग्री के सामने वाला है ना। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो हम कहेंगे QR, QR का वर्ग बराबर। आधार कौन सा है, तो अगर यह कर्ण है तो आप आधार किसे भी कह सकते हो, मैंने इसे आधार कह दिया, ठीक है, और इसे लंब कह दिया। ऐसा कह सकते हैं, किसी को भी आप आधार कह सकते हैं। तो आधार कौन सा है, PQ, यानी PQ का स्क्वायर। और लंब कौन सा है, PR, हमें ये दिख रहा है ये वाला लंब है, तो हम क्या कहेंगे, PR का स्क्वायर। बस इतना ही आपको लिखने के लिए आना चाहिए। अब क्या होगा, क्वेश्चन में 3 भुजा है, QR, PQ और PR, PR, है ना। तो इसमें से किसी भी 2 के मान आपको दिए रहेंगे और तीसरे का मान आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें किसी भी 2 के मान दिए रहेंगे और तीसरे का मान पूछा जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन आपको लिखना है और इक्वेशन से सोल्व कर लेना है। ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताएं। अब आप पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज में लिख लोगे या नहीं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लिख लोगे किसी भी त्रिभुज में, इस तरीके से इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए। चलिए, एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि x स्क्वायर का मान 36 है, तो x का मान कितना होगा, जल्दी से बताएं। या पाइथागोरस प्रमेय में आपको याद होगा, आएगा, काम आएगा। x स्क्वायर का मान अगर 36 है तो x का मान कितना होगा, सभी लोग बताएं। x का मान कितना होगा, अच्छा ध्यान से देखेंगे x का मान कितना होगा। अगर मैं कह रहा हूं x स्क्वायर का मान 36, तो आपको ये देखना है कौन सा नंबर है जिसको वर्ग करने पे 36 आता है। तो आपको पता होगा 6 का वर्ग आप करोगे तो 6 गुना 6 कितना होता है, 36 होता है। तो आपको ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर जो है 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग, लिख सकते हैं या नहीं, 6 का वर्ग, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इधर भी 2 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहां भी 6 स्क्वायर। तो हम लोग अगर दोनों तरफ से वर्ग हटा दें, ठीक है, तो अगर दोनों तरफ से वर्ग हटा दे तो क्या मिलेगा, x का मान 6 के बराबर मिलेगा। 18 जिसका भी आंसर था गलत हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 36 का आधा कितना होगा, तो उसका आंसर होगा 18, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं, ये अगर एक्स स्क्वायर का मान 36 है तो x का मान 6 होगा। चलिए, ये सभी बात अगर समझ में आ गई, ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा जो पाइथागोरस, ये नहीं समझ में आया ये वाला, ठीक है, मैं एक बार और समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का मान 64 है, तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स का मान कितना होगा। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा नंबर है जिसको आप वर्ग करोगे तो 64 मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं, बस आपको याद रखना है कि 1 से 25 तक सभी नंबर के वर्ग अगर आपको याद हो तो आपको पता होना चाहिए 8 का जब आप वर्ग करोगे तो 64 मिलेगा, है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 8 के वर्ग के बराबर, तो x का मान 8 के बराबर होगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से आपको 1 से 25 तक याद रखना है सभी नंबर के वर्ग,
और कम से कम 1 से 20 तक तो याद होने ही चाहिए। तो चलिए, अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, इसको ट्राई करें सोल्व करने का। तो पोल में अभी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज दिखाया गया है, आपको कर्ण का लंबाई बताना है। और कोई भी गलती नहीं करेगा, ध्यान से देखेंगे आंसर। आपको सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि कर्ण इस त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण है। कर्ण पहचान लोगे, उसके बाद निकालोगे कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, जो आंसर कर दे रहे हो बस कुछ देर वेट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जब बाकी सभी बच्चे आंसर कर दें फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए। 10 सेकेंड और है आपके पास, 10 सेकेंड और रुकेंगे, फिर मैं सर पोल पोल करेंगे। नहीं आ रहा मेरे में। अच्छा, आपके में पोल नहीं आ रहा, तो आप जैसे ही, आपको मैं पहले पिछले बार ही बताया था, अगर पोल जिनका भी नहीं आता तो हर क्वेश्चन के बाद मैं चैट को ऑन कर देता हूँ, तो आप चैट में आंसर कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा चैट ऑन कर दूंगा, आप चैट में आंसर कर देना, मैं देख लूंगा। चलिए, 5 सेकंड में पोल को एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, आप चैट में आंसर आप लिख सकते हो, जिनको भी चैट में लिखना है आप चैट में आंसर दे दो, मैं देख लूंगा। अच्छा देखो, एक चीज ध्यान से सुनिएगा। अब सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सभी लोग स्क्रीन को तरफ देखेंगे। काफी बच्चों के आंसर सी है और काफी बच्चों के आंसर डी है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, सी होगा या डी होगा या बी होगा। काफी बच्चों के बी भी आंसर है। ठीक है, तो यहां पर बताओ कर्ण कौन सा भुजा है। अगर मैं इस तरीके से नाम दे दूं तो कर्ण कौन सा भुजा है, ए बी, बी सी या ए सी, कौन सा है। सभी लोग चैट में बताएं। तो ए सी साफ दिख रहा है, 90 डिग्री के जो सामने भुजा दिख रही है वह कर्ण होगा, यह वाला कर्ण होगा। अच्छा, कर्ण का मान 3 + 4 के बराबर होगा क्या, 7 सेंटीमीटर, यस या नो। 3 + 4 के बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। हाँ, काफी बच्चों ने यही किया है, जो गलत है। ठीक है, ये गलत होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफी बच्चों जो भी वाई लिख रहे हो या जो भी सी आंसर किए हो, ये गलत होगा। अब देखते हैं क्यों गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, आपने तो सोचा कि ये हमारा सही आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये वर्ग भी तो करने के लिए पढ़ाया था कि वर्ग आपको करना जरूरी है, बिना वर्ग के आंसर नहीं आएगा। तो आप यहां से कह सकते हो कर्ण जो है हमारा एसी, एसी का जो वर्ग होगा वो आधार का वैल्यू कितना है, आधार में इसे कह रहा हूं 4 सेंटीमीटर, तो कह सकते हैं 4 का वर्ग। लंब किसे बोलेंगे, लंब 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये 3 के वर्ग के बराबर। तो यहां से मैंने सोल्व किया तो क्या मिल रहा है, AC² = 4 का वर्ग 16 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो यहां से हमें मिला 16 और 9 25। ठीक है, तो या तो AC के वर्ग के बराबर है ना, तो आंसर 25 होगा क्या, नहीं यह भी नहीं होगा, क्योंकि या तो AC का वर्ग के बराबर है ना। तो हम यह कह सकते हैं 25 किस नंबर का वर्ग है, बताएं 25 किस नंबर का वर्ग है। तो आपको पता है 5 का वर्ग है, तो हम यह लिख सकते हैं AC का जो वर्ग है वो 5 के वर्ग के बराबर है। ये तो समझ में आ रहा है या नहीं, दोनों तरफ देखो मैंने वर्ग को दूसरे कलर से बना दिया।
तो अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, यानी दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दे वर्ग को, तो हमें क्या मिलेगा? AC का लंबाई 5 मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया कि इसका आंसर बी होगा? डी नहीं होगा। जिनके आंसर डी है गलत है, सी भी गलत है और ए भी गलत है। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। मैंने ये समझ में आया या नहीं? क्यों बी होगा? सर मैंने सही आंसर दिया था। हाँ, आपने सही आंसर दिया था, तो वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, काफी जो सभी लोग गलत करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग यही गलत करते हैं कि जैसे ही आपको ये दिखता है कि AC का जो स्क्वायर है ये 25 के बराबर है, तो आप लोग 25 को आंसर कर देते हो, है ना? तो आपको ये नहीं करना, आपको देखना है कि AC का जो वर्ग है 25 के बराबर है, तो AC कितने के बराबर होगा? AC बराबर होगा जिस भी नंबर का वर्ग 25 है। ठीक है, तो यहां से 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा, है ना? तो AC का मान 5 सेंटीमीटर होगा। आप ऐसा भी कभी मत लिखना कर्ण बराबर आधार प्लस लंब, ये भी गलत हो जाएगा। आपको स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। स्क्वायर लगाओगे, वर्ग लगाओगे, तभी आंसर सही होगा। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं? वाई है, इसका आंसर बी हुआ। हाँ, स्क्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कर्ण देके आधार पूछ लेंगे तो वो भी क्वेश्चन अभी आपके पास आने वाला है। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाएंगे। एक और क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो जल्दी से, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इस बार कोई भी वर्ग लगाना नहीं भूलेगा, ठीक है? और फिर वर्गमूल करने के लिए भी कोई नहीं भूलेगा, किसी के भी आंसर गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने वर्ग नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय देखें कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है। तो इसमें x का मान निकालना है, या कह सकता है कि एक सीढ़ी जो है इस तरीके से रखी हुई है किसी भी बिल्डिंग या किसी भी दरवाजे के ऊपर, तो सीढ़ी की लंबाई बताएं। अच्छा, अब तक काफी कम बच्चों के आंसर आए। अब 10 सेकंड और है आपके पास। 10 सेकंड में पोल को मैं एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। 5 सेकंड और, 5 सेकंड और। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना। हाँ, काफी के आंसर अब ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग अपने स्क्रीन की तरफ देखें। यह सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखें। देखो क्या क्या हुआ है। यहाँ पर सभी तरह के आंसर आए, कुछ आंसर ए भी आए हैं, कुछ बी भी आए, कुछ सी भी है और कुछ डी भी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा सही। तो यह क्वेश्चन जब मैंने देखा, अगर सोचो यह क्वेश्चन मुझे मिलता मेरे एग्जाम में, तो मैं इसे कैसे करता।
अच्छा, कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा, सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, आपको समझने पे फोकस करना है, समझना है कुछ कुछ। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यह जो दरवाजा है या बिल्डिंग है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर या 12 मीटर दी गई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, यूनिट लिखना है ना, तो मीटर लिखना चाहिए यहाँ पर, है ना? सभी जगह पर हम मीटर लगा देते हैं। चलिए, तो हम क्या कहेंगे, ये दरवाजा या बिल्डिंग की लंबाई 12 मीटर है, ठीक है। चलिए, तो अगर यह 12 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? यहां पर जो आपको दिख रहा है ये लंबाई कितना होगा बताएं, इसकी लंबाई कितनी होगी? इतनी लंबाई कितनी होगी इसकी लंबाई? चैट में लिखकर बताएं। 12 ही होगा, बिल्कुल सही। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये अगर मैं यहाँ पर नाम दूं तो ये भी 12 मीटर है, ठीक है। तो ये 12 मीटर है। चलिए, ये समझ में आ गया। चलिए, 12 होगा। अब यहां पर आपको एक त्रिभुज बनते दिख रहा है या नहीं? ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, है ना। इस वाले त्रिभुज को मैं यहां पर बना दे रहा हूं। हाँ, तो इस वाले त्रिभुज को मैं यहां पर बना दे रहा हूं। इस तरीके से कोई त्रिभुज है, जहां पर ये वाली भुजा आपको दिख रही है 12 मीटर, ये नीचे वाली आपको दिख रही है 5 मीटर, और इस वाले के मान x मीटर है। बिल्कुल सही, ये समझ में आया। बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x की मान निकालनी, तो x को आप क्या बोलोगे? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कोई भी बिल्डिंग जमीन पर अगर खड़ी है तो वो 90 डिग्री पर सीधी खड़ी होती है ना। तो हम कहेंगे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहां पर, तो हम कहेंगे यह वाला 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने जो भुजा मिलेगा उसे क्या कहेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, इस वाले त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होगा। ये समझ में आया नहीं? कितना? ठीक है। तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है? 90 डिग्री के सामने देखो कौन सी भुजा है, तो 90 डिग्री के सामने हमें कौन सा दिख रहा है? एक्स, है ना। 90 डिग्री के सामने एक्स दिख रहा है या नहीं? ये समझ में आया नहीं? एक्स स्क्वायर क्यों लिखा मैंने? वाई नहीं होगा, एक्स होगा ना, वाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, वाई में क्या बोल रहा? ठीक है, मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस वाले त्रिभुज को आप देखो, तो यहां पर आप सबसे पहले ये बताओ ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज है। एक एक चीज मैं बता रहा हूं, तो ये समकोण त्रिभुज है। पहला बात, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो हम कहेंगे ये वाला जो भुजा आपको दिख रहा है एक्स, यह कर्ण है हमारा, है ना। तो कर्ण का मान कितना दिख रहा है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब आधार किसे बोलोगे? नीचे वाले को आधार मैं बोल रहा हूं अभी के लिए। यहाँ पर 5 मीटर दिख रहा है ना, तो मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर, ठीक है। अब लंब कितना है? लंब जो खड़ी रेखा ये वाली दिख रही है 12, है ना, तो इसे मैं 12 मीटर कह रहा हूं। लंब का मान 12 स्क्वायर। ये इक्वेशन समझ में आया ही नहीं कैसे लिखा गया? इतना समझ में आया ही नहीं? अगर इतना आपने लिख लिया तो आप बना लोगे क्वेश्चन। सर रिपीट करो। ठीक, मैं सारी चीज रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक बार और समझा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में मुझे ये दिख रहा है कि ये जो लंबाई है 12 मीटर दिख रही है, ये जो आधार है ये मुझे 5 मीटर दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो है हमारा लंब है ना, ये 12 मीटर। और हमसे कर्ण की लंबाई पूछी जा रही है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो इस फिगर को आप भूल जाओ, आप इससे मिलता जुलता एक आकृति बना लो, है ना। यह समकोण त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है? ये कर्ण की लंबाई x, यह 12 मीटर और ये 5 मीटर। तो सभी लोग अब बस इस फिगर को देखेंगे, तो
तो इस वाले त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण का वर्ग किसे कहेंगे, कर्ण कौन सा है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को ही तो कर्ण कहते हैं, और इसका मान हमें दिख रहा है x, तो इसे हमने इसलिए एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब आधार का मान कितना है, तो आधार नीचे वाले को कहते हैं अभी के लिए, तो हमने कहा 5 मीटर, है ना, तो यहां पर लिख दिया 5 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर यानी ये वाला लंब है, इस भुजा को क्या कह रहे हैं, लंब, हम कह रहे हैं 12 का स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 25 प्लस 144। यहां से एक्स स्क्वायर आप निकालोगे तो 25 और 144 को जोड़कर आपको 169 मिलेगा। अच्छा आप लोग ये बताएं, 169 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 169 किसी नंबर का वर्ग है क्या, तो आप 169 आपको अगर याद हो तो आप कह सकते हो 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है, तो आपको याद होना चाहिए ये चीज। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 13 का वर्ग। अब दोनों ही तरफ आपको दिख रहा है वर्ग, x का भी वर्ग और 13 का भी वर्ग, तो यहां से हम लिख सकते हैं x का मान 13 मीटर, है ना, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी 13 मीटर। ठीक है, काफी आसान था। ये समझ में आया या नहीं, वाई है, चैट में लिखकर बताएंगे, इसे मैंने 3 3 बार समझा दिया, ये समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज ये वाला इक्वेशन लिखना और यहाँ वर्ग लगाना, तो वर्ग अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि काफी बच्चों के आंसर देखो क्या थे, काफी बच्चों ने किया 12 और 5 को जोड़कर 17 कर दिया, तो यह तो हमारा आंसर कभी नहीं होगा, ये हमेशा गलत होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ग आपको लेना जरूरी सर है। मैंने दिया और था। आखिरी में, सर मैंने आखिरी में आखिरी में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर AC स्क्वायर इक्वल टू आपका आ रहा है 25, तो AC का मान 5 आप करना नहीं भूलोगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। सर मैंने चलिए ये सही समझ आंसर में, दिया था। मेरी आवाज अच्छा, को नहीं आती। अच्छा कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, आपको जो भी डाउट है, जो भी चीज नहीं समझ में आया, जो भी आपको मुझसे बोलना है, आप चैट में लिख दो, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है उससे। तो अभी फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, और इस क्वेश्चन को फिर से जल्दी से आप लोग सोल्व करेंगे। अब कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि यहाँ पर BC की लंबाई पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको BC की लंबाई बतानी है। तो इस त्रिभुज में बताएं कि BC की लंबाई कितनी होगी, अगर एक भुजा 7 मीटर और एक भुजा 25 मीटर की दी हुई है। अच्छा आपको क्लास टाइम पर आना है, अमन, लेट से आओगे तो आपको काफी चीजें नहीं समझ में आएगी, तो आपको टाइम पर ही आना है। 5:30 की क्लास है, तो आपको 5:30 बजे तक ज्वाइन कर लेना है हमेशा। अच्छा जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो एक बार लेफ्ट करोगे और जल्दी से ज्वाइन कर लोगे, कोई बात नहीं, जल्दी से लेफ्ट करोगे ज्वाइन कर लोगे तो आपको मेरी आवाज जाने लगेगी, क्योंकि सभी को आवाज जा रही है ना। अच्छा 10 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकंड।
10 सेकंड में मैं पोल को एंड करूंगा और उसके बाद डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। अब 5 सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड है, बस मैं पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए अब चैट में आप आंसर लिख सकते हो, मैंने पोल को एंड कर दिया है और अब आप चैट में भी आंसर लिख सकते हो। चलिए अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, बीसी की लंबाई पूछी जा रही है। तो इस त्रिभुज में बीसी कर्ण है क्या, कर्ण है या नहीं, वाई या एन, ये बताएंगे। बीसी कर्ण है क्या? तो नहीं, बीसी कर्ण नहीं है, एसी कर्ण है। 90 डिग्री के सामने जो दिख रहा है उसे हम कर्ण कहेंगे, है ना, इसे हमने कर्ण कहा। ठीक है, अब किसी के भी अगर मैंने इसे कर्ण कह दिया तो किसी के भी आप लंब कह सकते हो, इसे मैंने लंब कह दिया और इसे मैंने आधार कह दिया। ठीक है, तो बीसी हमारा आधार हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो त्रिभुज एबीसी में इस तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में आप क्या लिखोगे, कर्ण का जो वर्ग होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम में बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये समझ में आया। कर्ण कौन सा है, तो हमें दिख रहा है कर्ण का मान 25 है। कर्ण का मान 25 है या नहीं, कर्ण का मान 25 के बराबर है, 25 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 25 का वर्ग। आधार का मान कितना है, आधार तो हमें नहीं पता, बीसी है, यही तो निकालना है, तो इसका मान मैंने बीसी रख दिया। ठीक है, लंब का मान कितना दिया रखा है बताएं, लंब का मान कितना है, चैट में लिखकर बताएंगे लंब का मान कितना है। तो इसे लंब कहा जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसे आधार कह रहा हूं तो ये वाले को परपेंडिकुलर यानी लंब कहेंगे, हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन लिखने अगर आ गया तो आप आंसर आसानी से कर दोगे। तो यहां से क्या कर सकते हैं, बीसी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग। यहां से हम लिख सकते हैं बीसी का जो वर्ग होगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से बीसी का वर्ग जो होगा वो 625 माइनस 49 के बराबर होगा। अब 625 में से 49 घटाओगे तो कितना आएगा, तो आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 576। यहाँ से बीसी का जो वर्ग है 576 के बराबर है। अब 576 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 576 किसी नंबर को वर्ग करने पे मिलेगा क्या, तो 576 आपको याद होना चाहिए कि अगर आप 24 को वर्ग करोगे तो आपको 576 मिलेगा। ठीक है, 24 का, तो 1 से 25 तक आपको याद रखना है। यहां से आप क्या कर सकते हो, बीसी का जो वर्ग है वो 24 के वर्ग के बराबर है। तो अगर बीसी का जो वर्ग है, देखो अब इस तरीके से लिख रहा हूं, अगर 24 के स्क्वायर के वर्ग के बराबर है तो बीसी किसके बराबर होगा, बीसी 24 के बराबर होगा, है ना। दोनों तरफ से हमने वर्ग को हटा दिया या वर्गमूल ले लिया। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं कि इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा इस क्वेश्चन का, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, जल्दी से चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले ले, 5 सेकंड है आपके पास। हाँ, आंसर काफी लोग के सही थे। चलिए अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा और यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ समय भी बचा हुआ है, कुछ चीजें हम लोग कॉन्ग्रुएंस के बारे में, सर्वांग समता के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, इसके नाम को अगर आप तोड़ो तो ये नाम कैसे बना हुआ है, सर्वांग सम, तो ये 3 शब्दों से मिलकर बढ़ना है।
हमेशा आप नाम पे अगर फोकस करोगे, नाम को अगर समझोगे तो आपको सभी चीज समझ में आ जाएगी। सर्व, अंग और सब, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। तो सर्व मतलब सभी, अंग मतलब हिस्सा, सम मतलब इक्वल या समान। तो हम कह सकते हैं अगर दो आकृति कुछ इस तरीके की हो, कोई भी दो चीज ऐसा हो कि दोनों ही वो हर तरह से सेम हो, बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल इक्वल, तो उसे हम कहेंगे सर्वांग सम, जिसके सभी अंग बराबर हो। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझ में आया या नहीं? सर्व अंग सम, जिसके सभी हिस्से बराबर हो, सभी चीज बराबर हो। अगर दो चीज अगर सर्वांगसम है तो कह सकते हो दोनों एक दूसरे की कॉपी होगी, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। ठीक है, चलिए। तो कोई भी दो वस्तु, यहां देखो क्या लिखा रखा है, इसको डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, बस दिमाग में रखना है आपको कि कोई भी दो वस्तु का आकार और आकृति अगर समान है तो वो दोनों वस्तुएं सर्वांगसम होंगी। तो दो चीजें यहां पर लिखी गई है, आकार और आकृति। तो आकृति और आकार का मतलब क्या होता है? तो आकृति मतलब होता है शेप, जिसे आप कहते हो दिखने में कैसा है, और आकार मतलब होता है साइज, मतलब उसका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब दिखने में एक जैसा तो दिखना ही चाहिए, और दोनों के साइज भी एक होनी चाहिए। जैसे मैंने एक पेंसिल लिया, ये क्या है? पेंसिल। ठीक है, अगर इसी से मिलता जुलता बिल्कुल एक और पेंसिल ले लिया, ठीक है, अब यहां पर देख रहे हो पेंसिल नंबर 1 और पेंसिल नंबर 2, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल आपने बिल्कुल सही दिया अरमान। तो अगर इन दोनों पेंसिल को आप ध्यान से देखो तो इसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई दिखने में बिल्कुल एक जैसा है या नहीं? चैट सेक्शन में बताएं, बिल्कुल दिखने में एक जैसा है या नहीं? वाई या है? हाँ, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? दोनों की आकृति तो सेम ही है, दोनों की आकार भी सेम है, मतलब बिल्कुल मोटाई, चौड़ाई, लंबाई सभी चीज बराबर है, तो ये दोनों को सर्वांग सम बोलेंगे। दो मोबाइल फोन जो एक ही कंपनी के हो, है ना, पेज ऑफ नोटबुक, बिल्कुल सही। ठीक है, आप अपने दोनों हाथ को देख लो, ठीक है, तो दोनों हाथ जो है, दोनों जो पंजा है, ये भी एक दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, है ना, दोनों ही बिल्कुल एक जैसे है, तो इसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम। तो दो सर्वांगसम या दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो यहां पर भी आप देख सकते हो किताब नंबर 1 और किताब नंबर 2, ये दोनों क्या है? दोनों के आकार भी सेम है, दोनों की आकृति भी सेम है, तो इसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताएंगे यहाँ पर जो टेबल नंबर 1 दिख रहा है आपको और टेबल नंबर 2 दिख रहा है, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं? यस या नो? यस या नो? हाँ, तो यहां से आपको देखना है कि ये देखो टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 की आकृति अलग अलग है ना, दोनों बिल्कुल दिखने में अलग अलग है। दोनों है तो टेबल, दोनों ही टेबल है, बट दोनों की आकृति अलग अलग है, तो हम कहेंगे ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। अच्छा ये बताएं, कुर्सी नंबर 1 और कुर्सी नंबर 2 सर्वांगसम है या नहीं? हाँ, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों तो कुर्सियां हैं, दोनों की आकृति बिल्कुल एक जैसी है। यहां ध्यान से देखिएगा, शेप, शेप तो बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन साइज दोनों की अलग अलग है, यानी आकार अलग अलग है ना, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो हम कहेंगे ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। ये समझ में आया या नहीं? अच्छा ये तो हो गया डेली लाइफ में, हम लोग इसे देखते हैं अपने आसपास। मैथ्स में हम लोग सर्वांगसम कहाँ पढ़ते हैं? जिस तरीके से डेली लाइफ में अगर दो चीज बिल्कुल एक जैसी है तो उसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। उसी तरीके से मैथ्स में, बस 1 मिनट और रुकेंगे फिर अपनी होमवर्क देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जिस तरीके से डेली लाइफ में अगर दो कोई चीज है अगर बिल्कुल एक जैसी तो उसे क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। तो मैथ्स में अगर कोई भी दो आकृतियां के आकार बिल्कुल सेम है तो वो दोनों ही आकृति और आकार अगर सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे या कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। अब वो हो सकता है कि दो वर्ग हो, दो स्क्वायर हो,
दो वृत्त हो, है ना, दो वृत्त भी सर्वांग सम हो सकते हैं, दो स्क्वायर भी सर्वांग सम हो सकते हैं, अगर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। उस तरीके से इन त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अगर ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं तो हम कहेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है, सर्वांग सम है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे अगर ये दोनों के आकृति और आकार बिल्कुल एक जैसे हैं। ये समझ में आया या नहीं आया? तो त्रिभुज, अगर दो कोई त्रिभुज है हेलो और सर, मेरा मेरे फोन में नेट नहीं हो रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मैं क्लास कट कर दूं? आप बस कुछ देर रुकोगे, कुछ देर रुकोगे फिर आप क्लास कट कर दो, ठीक है? सर होमवर्क आप बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। आप होमवर्क नोट कर लोगे, फिर मैं होमवर्क दिखा दूंगा स्क्रीन पर, फिर आप क्लास छोड़ देना, ठीक है? चलिए अभी 1 मिनट आप बस रुक जाओ। तो यहाँ पर बस मैं क्लास खत्म ही करने वाला हूँ, ज्यादा देर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर कोई दो त्रिभुज बिल्कुल दिखने में एक जैसी है तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, ठीक है? अब सर्वांग सम को लिखते कैसे हैं, इसको दर्शाते कैसे, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना? तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, किसी भी दो त्रिभुज में किस तरीके से सर्वांग समता देखी जाती है। चलिए चलिए, अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, अभी होमवर्क नोट करेंगे, उसके बाद क्लास छोड़ के जाएंगे। तो अभी कुछ देर के लिए मेरी स्क्रीन आप सभी को नहीं दिखेगी। सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। पंकज सर होमवर्क दे रहे हैं, उसके बाद बस मैं 1 मिनट आपका लूंगी। अच्छा, फिर से अगर मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी तो आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। मेरी स्क्रीन अगर फिर से दिखने लगे तो आप लोग बताओगे। पंकज उसको ना पिन कर दीजिए आप, क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटे में दिख रही है, उसको पिन कर दीजिए एक बार। वो शायद आपने स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया है क्या? अब दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन? नहीं, वो बहुत छोटे में दिख रही है, उसको पिन कर दीजिए एक बार, स्क्रीन प्रेजेंट करके एक बार उसको ऑफ कीजिए और स्टॉप वो शेयरिंग कर कीजिए। दिया, वो कर हाँ। दिया गया, 1 मिनट। अच्छा, बस 1 सेकंड आप लोग रुकोगे, फिर से आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, जस्ट 1 सेकंड आप रुक जाओगे। अभी दिख रही है पंकज। सर आपकी स्क्रीन दिख पंकज आप म्यूट पे हो। हाँ, अब आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो आपको एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.2 ये दो एक्सरसाइज नोट करना है। हाँ दिव्या, आप बता सकती हो। हाँ अरमान, मैंने आपका होमवर्क देखा था एक्चुअली। इतने ज्यादा बच्चे मैसेज करते हैं, या ग्रुप्स इतने ज्यादा है ना, क्योंकि सोनीपत के 25 स्कूल्स हैं, उन सब के ग्रुप्स और उनके फिर सेक्शंस, तो आप सोच सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे एक एक मैसेज देखना कितना टफ होगा। बट हाँ, मैंने होमवर्क देखा है, हो सकता है कि रिप्लाई ना गया हो आपके पास, और जो भी आप होमवर्क भेजते हो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेती हूँ, ताकि मैं आपके टीचर्स को वो भेजूं, तो उसका आप टेंशन मत लो। और अरमान का नाम भी मुझे याद है, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार मुझे होमवर्क भेजा है।
तो मुझे बोलना ये था कि इस बैच में 4 स्कूल्स के बच्चे आते हैं सोनीपत से, खरखोदा के, फरमाना के, कथुरा के और बड़ौदा के। पर ओवरऑल अटेंडेंस यहाँ कोई फरमाना और खरखोदा का है क्या? वाई लिख दो बस चैट बॉक्स पे। बड़ौदा और ये फरमाना से, सॉरी खरखोदा और फरमाना से। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। फरमाना और खरखोदा का अटेंडेंस सबसे ज्यादा है और बच्चे इसमें सबसे कम है। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको मैं फरमाना में तो मैं नीलम मैम को और पूनम मैम को भी दूंगी और प्रिंसिपल सर को से भी मैं बात करूंगी कि सर इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं। तो जो आ रहे हैं वो उनको मैंने क्योंकि आप लोग तो आ रहे हो, आप लोगों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जो बच्चे नहीं आ रहे हैं क्या आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं हमारी? क्योंकि आखिरकार फायदा आपके दोस्तों को ही होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है। आप कल जाओ, उनसे बात करो, टीचर को बोलो कि आप टीचर को बोलना, ज्योति मैम से बात करना, पूनम मैम से आप बोलना कि दिव्या मैम ने बोला है कि बाकी के बच्चे जोड़ ही नहीं रहे हैं। खरखोदा में जितेंद्र सर से मैं बात करूंगी।